सम्मानित साथियों, सादर क्रांतिकारी अभिवादन। मैं जेपी चाहर, यानी मेरा नाम जेपी चाहर है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा सेवा के उपरांत अधिवर्षताएँ पूर्ण करने के बाद एक पेंशनर हूँ। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पेंशनर से संबंधित समस्याओं को और उसको देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ा रहता हूँ। कुछ सम्मानित साथियों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समाचार चैनलों को उद्धृत करते हुए कुछ भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो माननीय सांसदों को पत्र लिखे हैं या उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो पत्र, और कुछ ड्राफ्ट्स ऐसे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में जाने की चर्चा है, वो तैर रहे हैं। और उन सब का अर्थ हमारे पेंशनर साथी अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। जब इस बात की शुरुआत क्या, जब मार्च में एक वो वित्त विधेयक भारत सरकार ने दोनों अपने सदनों में, लोक सेवाएँ और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया, बताते हैं विपक्ष के विरोध के बावजूद भी। तो उसके बाद में हमारे कुछ प्रबुद्धजन, हमारे सीनियर्स यानी कि जो पहले से सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं और संगठन चलाते रहे, अच्छा अनुभव है, लंबा अनुभव है संगठनात्मक दृष्टिकोण का, और जो शासन की कार्यवाहियाँ या वित्तीय नियमों का भी अच्छा अनुभव है। उन लोगों ने तुरंत, उनके कान खड़े हुए, उन्हें आशंका व्यक्त हुई कि भारत सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अब थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, मैं पहली बार डाल रहा हूँ अपनी साथियों की जिज्ञासा दूर करने के लिए। जब उन्होंने इस बात को सामाजिक पटल पर लेके आए, सामाजिक पटल अर्थात अपने पेंशनर संगठनों के जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं या जो संगठनात्मक गतिविधियों में जो लोग हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो अपने उस पटल पर उन्होंने रख के ये अपनी मंशा व्यक्त की कि इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है। और ये उसी समय उन्होंने आशंका व्यक्त कर दी थी कि ये 17 दिसंबर 1900 क्षमा चाहूँगा डेट का, एक सीनियर आईएएस हुआ करते थे पेंशन के मामले में, और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय निर्णय दिया था कि पेंशन आपका मूलभूत अधिकार है और ये कोई खैरात नहीं है या भीख नहीं है या कोई आपको पारिश्रमिक इनाम नहीं दी जा रही है, ये आपका अधिकार है जो पिछली सेवाएं की हैं उसके बदले। तो उस नाते उसी दिन को हम सभी पूरे भारत में पेंशनर्स दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं, 17 दिसंबर को। डेट वर्ष मुझे याद नहीं है, मैं अभी देख के बता भी सकता हूँ। खैर, तो उसको याद करते हुए हमारे साथियों ने ये आशंका व्यक्त की कि जो भारत सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश है, उस आदेश को ओवर रूल करने के लिए, यानी उस आदेश को नल एंड वॉइड करने को, उस आदेश को प्रभावहीन बनाने के लिए भारत सरकार ये अध्यादेश लेके आई है, जो अध्यादेश 2000 वित्त विधेयक 2025 के नाम से जाना जा रहा है। अब ये आइए कि इसके हानि लाभ क्या हैं। जब ये तैरने लगी खबरें तो अपने अपने तरीके से लोगों ने भी, जो बुद्धिजन, जो संगठन चलाते हैं, उन्होंने तो साफ कहा भाई सरकार की नीयत ठीक नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। अब वहाँ पे कुछ साथियों ने उनको अर्थ लगाने शुरू कर दिए, कुछ चैनल्स पे आने लगे, वाह वाह पेंशनर्स की वाह वाह, पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग मिलेगा। अरे हमने भी मांग करी थी, तो हम भी खुश हुए थे जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी, तो हमें भी प्रसन्नता हुई थी। लेकिन जब वित्त विधेयक आया और जब बुद्धिजीवी लोगों के अपने सीनियर्स की बातों को देखा और उसका अध्ययन किया, तो वास्तव में आशंका व्यक्त हुई भारत सरकार की नीयत सही नहीं है। हो सकता है वो दे, आपके दबाव में दे, वैसे नहीं दे तो आपके दबाव में दे। तो ये चर्चाएं जब आगे बढ़ने लगी तो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हुई। अब उन भ्रांतियों के कुछ बिंदु ये हैं, मैं बताता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। एक चिट्ठी हवा में तैरती है, 1 मई 2025 की है, और आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, जो माननीय वित्त राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने एक माननीय सांसद हैं आदरणीय श्री षणमुगम जी, उनको चिट्ठी लिखी 1 मई 2025 को,
और उनके किसी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आपके पत्र के संदर्भ में हम आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उन्होंने 3 बिंदुओं में स्थिति स्पष्ट की है, 1 2 3 पैरा समझ लीजिए उन्हें। पहले पैरा में साफ कहा है आपके जिज्ञासा दूर करते हुए कि हमने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। अब ताज्जुब देखिए, 8वें वेतन आयोग की घोषणा शायद जनवरी में हुई, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई है और अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। चिंताजनक बात है। 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 महीने हो गए, अभी तक वेतन आयोग का 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। उनके चेयरमैन कौन होंगे, उनके सचिव कौन होंगे, उनके और दूसरे सदस्य कौन होंगे, उनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है 6 महीने के बावजूद भी। और 6 महीने रह जाते हैं, 2026 से लागू होना है 8वां वेतन आयोग। खैर, उन्होंने स्थिति ये स्पष्ट कर दी, हम 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर चुके हैं, भारत सरकार कर चुकी है। वो 8वां वेतन आयोग क्या क्या विचार करेगा ये इस पर उन्होंने लिखा है और बिंदु संख्या 3 में साफ लिखा है। उसको अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका अर्थ अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं लोग, अंडरलाइन करके हाईलाइट करके कह रहे हैं देखिए लिखा है मिलेगा, पेंशन को भी मिलेगा, डीआर भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा। डीआर को ज़्यादातर लोग डीए कहते हैं और पेंशनर को डीआर मिलता है। डीआर माने महंगाई राहत, डीएनएस रिलीफ। खैर, एम्प्लॉयज़ को मिलता है डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। खैर, तो वो डीआर को भी मिलेगा, ये इस तरह से करके और वाह वाह बहुत खुशखबरी और सभी प्रसन्न हो जाइए। और झूठ बोलते हैं लोग, गुमराह करते हैं। भारत सरकार की नीयत बिल्कुल सही, भारत सरकार देने को सही। हम भी कहते हैं हे प्रभु भारत सरकार को सदनीयत दें और वो पेंशनर्स को भी शामिल करें पहले की तरह से, 2016 की तरह से, 2006 की तरह से। अब मैं बता दूं गतिविधियों को उनको। 2006 में भारत सरकार ने एक प्रयास किया था डिस्पैरिटी करने का, पहले पेंशनर डेट के आधार पर, सेवानिवृत्ति के आधार पर ऐसा, और कुछ लोग फिर उसके खिलाफ चले गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जाने का उनका अधिकार ये था कि भाई जो 8वें वेतन आयोग ने संस्तुतियाँ दी, आपने गठन किया संवैधानिक तरीके से, उनने जो संस्तुतियाँ दी उन्हें मानिए। तो उस आधार पर लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब ये अध्यादेश ला के ऐसे परिस्थितियों को भी खत्म कर देना चाहती है भारत सरकार। आप कोर्ट जाओगे तो किस आधार पर कानून बना दिया भारत सरकार ने। खैर, ये पीछे की बात रही। अब मैं आता हूँ फिर यहीं पे। तो बिंदु संख्या 3 में साफ लिखा है माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने, जो लास्ट पैरा है उस पत्र है 1 मई 2025 को। मैंने बताया पहले कि आदरणीय पंकज चौधरी जी जो स्टेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, वित्त मंत्री, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, और उन्होंने लिखा है आदरणीय श्री षणमुगम जी को जो ऑनरेबल MP हैं राज्यसभा के, उनको पत्र लिखा है उनके पत्र के उत्तर में। तो इसमें लास्ट पैरा में, जिसको लोग बड़े खुश होकर देख रहे हैं, साफ लिखा है कि सेंट्रल का जो 8 CPC है वो हम डिक्लेयर कर चुके हैं। पहले पैरा में लिखा 8 CPC विल मेक appropriate recommendation with regards to issues related to pay and other benefits of the central government employees। ये शायद मेरे और बुजुर्ग लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं बड़े ध्यान से कहता हूँ, इस पैरा नंबर 3 को ध्यान से पढ़ा जाए। कहीं भी पेंशनर्स का नाम नहीं है। उन्होंने साफ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 8वां वेतन आयोग इनको कंसीडर करेगा, इन पे अपनी रिकमेंडेशन देगा। पेंशनर्स को कहीं शामिल नहीं किया। गंभीर बात है और सोचने की विचारणीय बात है, इस पर ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री जी यानी भारत सरकार खुद ये स्वीकार करने की स्थिति में है कि हम पेंशनर्स को शामिल नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना मानना, मेरा ये व्यक्तिगत मत है इस चीज़ पर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात जहाँ तक आ जाती है, भाई राज्य सरकारें जब लागू करेंगी तो करेंगी, वो एक व्यवस्था, एक नियम पहले से बना हुआ है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो पहले सेंट्रल के उन पर तो हो। यहाँ इस जो आशंका है इसको एक और चीज़ सुदृढ़ करती है। भारत सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था, घोषणा कर दी थी, तो उसके लिए वित्त विभाग की तरफ से एक कोई सचिव हैं, अपर सचिव, नाम भूल रहा हूँ उनका, देखिए वो मेरी फाइल में है। उन्होंने 26 राज्यों से पूछा कि अपने संबंधित कर्मचारियों के हितों के संबंधित में आप जो है फला तारीख तक हमें अपने विचार दीजिए। उन सरकारों ने, जिसमें से विशेष में औरों की नहीं जानता, लेकिन मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने, उत्तर प्रदेश के शासन ने कर्मचारी संगठनों को तो पत्र लिखा कि अपने सुझाव दीजिए, लेकिन पेंशनर्स को शामिल नहीं किया। वहाँ के पेंशनर संगठनों ने विरोध किया जाके उनसे कि आप हमारी बातें क्यों नहीं रखोगे। तो
तो मुझे हो सकता है कि इसी कारण से, क्योंकि पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि पेंशनर्स को तो शामिल करना ही नहीं है 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन में, 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में। इस नाते उन्होंने उनसे भी नहीं पूछा। और उत्तराखंड में तो ताज्जुब की बात है, अभी तक किसी से भी नहीं पूछा, न शासन से, कर्मचारियों से, न पेंशनर से। तो ये आशंका और प्रबल हो जाती है कि पेंशनर्स को शामिल ये नहीं कर रहे हैं। एक पत्र और वो भी तैर रहा है सोशल मीडिया पर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये कोई अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन है। अतारांकित क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, तारांकित और अतारांकित, जो सदन में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है 2776 प्रश्न नंबर है ये, और ये 3 आदरणीय सांसद हैं, माननीय सांसद श्री शंभू शरण पटेल जी, श्री मदन राठौर जी और श्रीमती किरण चौधरी जी। ये आदरणीय 3 सम्मानित माननीय सांसद हैं। इनके प्रश्न हैं और उनका उत्तर में और तो सब घुमा दिया। एक प्रश्न में उन्होंने ये पूछा है कि इस पे एस्टिमेटेड खर्चा 8वें वेतन आयोग का अगर लागू करते हैं तो कितना आएगा। अंतिम प्रश्न है उनका, अंतिम प्रश्न है उसका, उसी का जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। इसमें भारत सरकार ने साफ लिखा है कि 1 मार्च 2025 को 36.57 लाख एम्प्लॉय और पेंशनर थे। 31 दिसंबर 2024 को 33,91,00,000, 24.33, क्षमा चाहूँगा, 1 मार्च 25 को 36.57 लाख और 31 दिसंबर 24 को 33.91 लाख एम्प्लॉय और पेंशनर्स हैं। ये उन्होंने घुमा के सारी लिख दी। पेंशनर्स वो क्लियर नहीं किया पेंशनर्स कौन से हैं। पेंशनर्स ये वाले हैं सेंट्रल वो डिफेंस वाले हैं। लास्ट में उस पैरा के लास्ट में एक चीज़ लिखी है उन्होंने, डिफेंस पर्सनल्स एंड पेंशनर्स विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। इन पत्रों से हमारे साथी लोग तो खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे आशंका है भारत सरकार की नीयत वास्तव में ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता, करना ही था, 2006 में हमें मिला, 2016 में मिला, उससे पहले तो मिल ही रहे थे। ये तो 7वें वेतन आयोग तक आ गए, 7 वेतन आयोग। 6 में कुछ गड़बड़ हुई थी तो माननीय न्यायालय गए। अगर कुछ नहीं करना था तो भारत सरकार ये वित्त विधेयक लाई क्यों? अब इसको पेंशन अमेंडमेंट भी कहते हैं लोग ना। ये ऐसा है जो विधेयक के द्वारा ये सिद्ध होता है कि भारत सरकार ने एक कानून ये बना दिया कि भारत सरकार चाहे तो ये क्या नाम है, 8वां वेतन आयोग या जो भी वेतन आयोग आवे, वेतन आयोग की किसी भी सिफारिश को न माने, जो भी सिफारिश दे, वो पेंशनर्स को चाहे शामिल करना चाहे न करना चाहे, एम्प्लॉयज़ को भी शामिल करना की को राहत भी देना चाहे न देना चाहे, ये उन्होंने रास्ता बना लिया कानून बना के। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं था, ये सफाई दे रहे हैं। एक लोग माननीय श्रद्धेय सीतारमण जी के बात को, उनके स्टेटमेंट को कोड करते हैं कि सीतारमण जी ने, जो माननीय वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम पेंशनर्स को देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, उस स्टेटमेंट से कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता, कहीं भी ऐसा पता नहीं लगता कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हम पेंशनर्स के भी 8वें वेतन आयोग में रिवाइज करेंगे, पेंशन को उनको डीआर देंगे। कहीं भी नहीं है उसमें स्टेटमेंट में। और लोग उसको सीतारमण जी ने कह दिया, अखबारों में छपाए जिस भाषा को, लेकिन पढ़ के देखें, अगर उसका अध्ययन करें ढंग से, तो कहीं भी ये नहीं सिद्ध होता कि माननीय सीतारमण जी ने ऐसा, आदरणीय सीतारमण जी ने ऐसा कुछ कहा है। तो अब इसका वो क्या हो, बहुत से लोग इस बात को, हमारे पेंशनर साथी, न जाने क्यों, मैं एक बार सोशल ग्रुप्स पे कई एक पेंशनर संगठन है, उनको लिख भी चुका हूँ। आप राजनीतिक विचारधारा कहाँ मिलती है, किस राजनीतिक दल से मिलती है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहाँ अपने हितों की बात आएगी, यानी पेंशनर्स के हितों की बात अगर कहीं आती है, तो हमें पेंशनर्स के हित की ही सोचनी चाहिए। वहाँ हमें वो हित, वो ठीक है, वोट देना जिसको देना है आपको, जब क्या नाम कहीं चुनाव होंगे, इस राज्य में हों या लोकसभा के हों, दीजिए वोट जिसको भी देना चाहोगे। लेकिन यहाँ वोट अपने हित के लिए पेंशनर्स को दीजिए, पेंशनर संगठनों को दीजिए। पेंशनर संगठन गलत निर्णय नहीं लेंगे। उद्ग्रत करता हूँ,
इसी बीच में एक समाचार और तैर रहा है, रिट संख्या 525/2025, 19 मई 25 को दाखिल हुई है। अखिल भारतीय ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन ने दायर की है ये, जिसमें एक सुनवाई हो चुकी है, एक हियरिंग, यानी वो शायद संभवतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है वो याचिका, और अगली तारीख लगी है 22 जुलाई 2025। उसको भी लोग अपने अपने तरीके से अर्थ लगा रहे हैं। उसमें साफ उन्होंने उद्गत किया है पेंशनर्स के कि भाई हमें पहले सर्वोच्च न्यायालय तक कह चुके हैं कि पेंशन हमारा अधिकार है, डीआर हमारा अधिकार है, महंगाई राहत हमारा अधिकार है, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और भारत सरकार वित्तीय विधेयक लाके उसे ख़त्म करना चाहती है। तो माननीय न्यायालय के पास हम आग्रह करने गए हैं, वो पेंशनर संगठन आग्रह करने गया है कि मान्यवर बचाओ हमें, नहीं तो ये तो बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कोई बढ़ोतरी होगी नहीं, जितनी आप ले रहे हो उतना भी लेंगे, डीआर भी अगर नहीं बढ़ेंगे तो कैसे जीवन यापन होगा। एक कहावत में बताया करता था, किसी गांव में हुआ आया, वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन चला, कुछ भी नहीं हुआ 2 4 6 दिन। वो हुआ भी शांत, तो क्या नाम है, अपने आप को समझ गया होगा भाई वो लोग सचेत हैं, वो लोग सचेत हैं, जाना ठीक नहीं है। अंततः एक दिन ऐसा हुआ जब सब लोगों ने कहा कुछ नहीं होना यार, छोड़ो, ये लोग वैसे ही उड़ा रहे हैं। तो वो शांत हो गए, और जिस दिन शांत हो उसी दिन उठा के ले गया, उसी दिन कई एक के यहाँ से उठा के ले गया। क्या उदाहरण के तौर पर दे सकता हूँ, पुरानी पेंशन उसी हुआ का द्वारा ली गई। और ध्यान रखिएगा, हुआ भी वही है जो आज है। मेरा संकेत समझ सकते हैं लोग, मेरा संकेत समझ सकते हैं लोग। हुआ वही है जो उस समय था जब पुरानी पेंशन को निकल गया हमारी, और आज भी वही है। तो हमें सचेत होना पड़ेगा। हुआ है वास्तव में, और आ सकता है हमारी जो पेंशन हम ले रहे हैं उसको, उसकी बढ़ोतरी को और उसके डीआर को भी निगल सकता है, खा सकता है। मैं बता देता हूँ साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में पेंशनर संगठन चला रहे हैं, पहले कर्मचारी संगठन चलाया करते थे, मेरे बड़े आदरणीय हैं। उन्होंने एक पत्रिका लिखते थे पाती, और उन्होंने साफ लिखा था, पुरानी अमीरों के जबड़े में नहीं, नई अमीरों के जबड़े और पुरानी खतरे में, इस तरह से करके टाइटल से बहुत पहले लिखा, और उन्होंने हेडलाइन बनाई थी, फ्रंट पेज पे छापी थी वो। और उस समय आशंका व्यक्त की थी कि पुरानी पेंशन तो गई, नई पेंशन पुरानी पेंशन हमारी गई, पेंशन को खा गए, लेकिन जो पेंशन ले रहे हैं 2004 से पहले वाले, 2005, 4 और 5 से पहले वाले जो पेंशन ले रहे हैं वो भी खतरे में है। इसलिए सचेत हो जाइए। और ताज्जुब है, जब उन्होंने मुहिम चलाई थी 2013 में, वो एक यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, RTP करके, राइट टू पेंशन करके यूट्यूब पे एक है, मेरे नाम से मिल जाएगा, JP चार के नाम से अगर ढूंढेंगे तो। उसमें मैंने उनका एक स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग, उस समय का वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाला था, तभी उसी समय। तो उसमें उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 2013 में भारत सरकार ने लागू किया NPS, जो अब UPS करके बता रहे हैं, जिसे 2013 में लागू किया। और लागू कब से किया? 2004 से। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। और फिर मेरा ये कहना है, हमारे पास खोने के लिए क्या है? अरे आप लड़ोगे नहीं, ज़िंदगी भर लड़ाई तो लड़ी आपने, मेहनत करके पारिश्रमिक के लिए पूरा जीवन बिता दिया, उसी के बदले आपको पेंशन मिलती है, जो हमारे 4 से 5, 4 और 5 से बाद वालों की तो बेचारों की वो भी खतरे में है, खाई गए। देखिए लड़ाई जारी है, हम लोग भी उनके साथ हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं बेचारे, और हम लोग उनके साथ हैं कि भाई पेंशन बहाल होनी चाहिए, पेंशन जो हमें मिलती है वो पेंशन उन्हें भी मिलनी चाहिए। UPS NPS हम कुछ नहीं जानते, खैर। लेकिन जब जो 2004-5 से लागू कर सकते हैं 2013 में लाके, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सचेत होने की आवश्यकता है। अगर हवा से सावधान नहीं रहोगे तो कभी भी कुछ भी उठा के ले जा सकता है। अब उसमें हमारा जाना क्या है? मैंने कहा विचारधाराएं जो जिसकी हैं उसी वहाँ पे रखिए, जुड़िए कर्मचारी पेंशनर संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से। और एक धारणा जरूर बनाइए, पिछले करीब 1-1.5 दशक में मैंने ये देखा है, कर्मचारी संगठनों में ह्रास हुआ है, कर्मचारी संगठनों के चरित्र में भी गिरावट आई है। राजनीति को हम दोस्त ठहराते हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों के चरित्र में भी गिरावट आई है। हम पेंशनर संगठनों के साथ में जुड़ें, और हमारा नेतृत्व, जो भी नेतृत्व करता हो, जो भी नेतृत्व करें, वो सचेत रहते हुए हम पर भरोसा करके हम उन्हें भरोसा दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। आंदोलन करोगे, आंदोलन करेंगे। अरे हम वरिष्ठ नागरिक भी हैं, अब तो हमें ना वेतन की चिंता कि वेतन कटेगा,
संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। ना हमें वेतन की चिंता, हमारा वेतन कटेगा, ना हमें स्थानांतरण की चिंता का हमारा स्थानांतरण हो जाएगा, तो किस बात का डर? बाकी चीज़ों से उरे नहीं, पेंशन आपको मिलती है, ये हमारा पूरी व्यवस्था है पुरानी। तो हमारे पास खोने के लिए क्या है? खोने के लिए ये है कि जो अगर वास्तव में नीयत ठीक नहीं हुई और हमारा दबाव नहीं हुआ, दबाव की बात भी मैं बताता हूँ, अभी दबाव नहीं हुआ तो भारत सरकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए लोगों के साथ जुड़िए, उनका हौसला बढ़ाइए, और मेरा आग्रह उन नेतृत्वकर्ता से भी है। अभी जानकारी मिली 3 संगठन तो अखिल भारतीय स्तर पर पेंशनर्स के हैं। मेरे राज्य में जहाँ जिसमें रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, वहाँ पर भी 2-3 संगठन चल रहे हैं, कुछ सक्रिय कुछ गैर सक्रिय। लोग जुड़ते नहीं, क्या करें, वो भी क्या कर लें, तो लोग जुड़ें उनसे, और वो लोग भी कैसे भी कोशिश ये करें, ठीक है भैया अपनी अपनी ढपली बजाओ अलग अलग, लेकिन ऐसे मुद्दे पर सब एक मंच पे आइए, और कहीं न कहीं कोई बड़े आंदोलन देने की आवश्यकता है जिससे सचेत हो जाएं। हालांकि भारत सरकार, पहले आंदोलन जब हुआ करते थे, कोई से भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हमने आंदोलन नहीं किया हो और कुछ न कुछ लाया हो। उत्तर प्रदेश का कर्मचारी होने के नाते मैं बता देता हूं, सबसे पहले भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार थी कांग्रेस की सरकार, 2 बार लड़ाई हुई। 1966 में, 66-67 में हम नहीं थे सेवा में, लेकिन उस समय लेके आए हम। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, श्रद्धेय BN सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा, इस समय पर उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय भारत सरकार के तरह से, पूरे भारत सरकार की तरह से DA का आदेश कराया था। DA हमने लिया था, DA-DR, उसे अब छीनना चाहते हैं ये वित्त विधेयक ला के। वो हमने लिया था, 66-67 में लड़ाई लड़ी थी, लंबी लड़ाई। बुजुर्गों ने बताते हैं घोड़े दौड़ाए गए थे उन पर, 4-4 साल टर्मिनेट रहे थे, एक एक ब्रेड पीस से उन्होंने जीवन यापन किया था, कई दिन तक भूखे रहे थे बेचारे। उन्होंने तब लिया। 1986 में फिर सरकार थी कांग्रेस की, और नारा लगाते थे हम वीर बहादुर वापस जाओ, और हमने लिया केंद्र के समान वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान लेके रहेंगे। हमने लिया केंद्र के समान वेतनमान, दोनों जगह, दोनों समय पे कांग्रेस की सरकार थी। हमने फिर लड़ाई लड़ी 1994-95 की, उसका सौभाग्य से नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला था। 94-95 दिसंबर में शुरू होकर 16 दिसंबर को 6 दिसंबर को शुरू होकर 25 जनवरी तक चली थी। उस हड़ताल में, उस आंदोलन में हमने 2 पदोन्नति वेतनमान लिए थे। सरकार थी माननीय आदरणीय मुलायम सिंह जी की, यानी समाजवादी पार्टी की। एक बार, हाँ, और संभवतः शायद BSP भी शामिल थी उस सरकार में, जहाँ तक मेरा ख्याल, BSP भी शामिल थी। आदरणीय मायावती जी भी मुख्यमंत्री थी 6 महीने वाली, वो वाली सरकार में। हमने सबसे लड़ा भाई। अब भाजपा की सरकार है, हम क्यों ना लड़ें? हम अपने हक के लिए बात क्यों ना उठावें? हमारी किसी से भी लड़ नहीं, सरकार हमारी है तो मांगने किससे जाएंगे, किसके सामने रोएंगे? ये सौभाग्य, ठीक है BJP की सरकार है, हमारा सौभाग्य, अच्छी बात है। कोई दूसरा दल आए तो सही केंद्र में और राज्य में, लेकिन मांगने किससे जाएंगे? जो सरकार, जो विपक्ष में है वो, या जो रहे नहीं, जो क्या नाम है, जो राजनीतिक दल इस समय कहीं भी नहीं है, उनसे मांगने जाएंगे? जो सरकार सत्ता में, उसी से तो मांगेंगे भाई। तो यहाँ पे हम विचारधारा को छोड़ते हुए सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी निश्चित तौर पर। और मुझे तो नहीं लगता 8वें वेतन आयोग को, मेरे जो साथी लोग कह रहे थे जिज्ञासा दूर करिए, ये जो वित्त विधेयक है वो पेंशनर्स के लिए घातक है, और इसका विरोध कैसे भी आपके संवैधानिक तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। संवैधानिक तरीके बहुत तरीके हैं। ये नेतृत्व तुम्हारे डिसाइड करें, आपस में बैठें, एक मत करें, एक मत बने, और उसके बाद में कार्यक्रम लगावें। चरित्र की बात मैं अभी कर रहा था। चरित्र के लिए को लेके मुझे चिंता इस बात को लेके होती है कि वर्तमान सरकार, पहले जो जिनसे हम लड़ाई लड़ी थी, वो ये कहा जाता था कि जब हड़ताल कर्मचारी करता है तो सरकार वार्ता के लिए आमंत्रित करती है। क्यों बुलाती है? उसका संदेश, अगर कर्मचारी हड़ताल पे है तो संदेश गलत जाता है। जो नैतिक चरित्र सरकारों का होता है वो संदेश गलत जाता है। वो उनके सामने ये बात आती है आम जनता में कि यार ये अपने कर्मचारियों को नहीं मना पा रहे, खुश नहीं रख पा रहे, जनता को क्या खुश रखेंगे? तो इस नाते चारित्रिक आधार पर एक मोरल ड्यूटी समझते हुए वो वार्ता के लिए बुलाते थे। और जो भी है, एक मांग माने या 2 माने या नहीं भी माने तो प्यार से उन्हें वापस करें, जैसे भी है, लेकिन वो करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार से मुझे ये देखने को मिला है
आंदोलन लंबे लंबे हुए हैं, वार्ता की मेज नहीं सजाई गई। इस नाते इस बार अगर लड़ाई वाली बात होगी तो हमारी मजबूती से हमें तैयारी के साथ लड़ना पड़ेगा। ये भी मेरा आग्रह है नेतृत्वकर्ताओं से, ध्यान से करें, तैयारी कर लीजिए। और विशेष रूप से जो साथी हमारे खुश होते हैं, ये इस पर ही प्रश्न उठा, अरे गठन हो गया, 8वां वेतन आयोग गठन हो गया, घोषणा हुई है। स्पष्ट कर दूं, 8वें वेतन आयोग का गठन अभी नहीं हुआ है। ये भी चिंता की बात है। कितना समय वो वेतन आयोग लेगा? घोषणा के बाद भी अभी तक गठन नहीं हुआ, जब 6 महीने में, तो आयोग कितना समय लेगा ये भी सोचने की बात है। और आयोग किसके अधीन होगा, किसके नियंत्रण में होगा? भारत सरकार के ना। और जिसका नियंत्रण करता ही कुछ और सोच रहा हो तो क्या हो सकता है? कहां तक पहुंचेंगे हम आप? अगर कर्मचारी साथी आपके साथ लगना चाहेंगे तो स्वागत करो उनका। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कर्मचारियों को आंदोलन करना चाहिए, मान लिया, लेकिन ना, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, यानी पेंशनर्स जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप पहले भी अगुवा रहे हो, अग्रणी रहे हो। अरे अग्रणी हो बन के तो देखिए, साथी लग लेंगे, कर्मचारी साथी भी लग लेंगे आपके साथ में। समस्या तो उनकी भी है। हम आज भी पुरानी पेंशन की बात करते हैं, पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ शायद स्थिति कुछ स्पष्ट हो गई होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वित्त विधेयक केवल PSU के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए लागू हुआ है। अरे भाई क्यों पब्लिक सेक्टर के लिए क्यों करोगे? उनके गले में फंदा क्यों डालोगे? आप खुश हो जाओ। ये तो विघटन की बात है। सरकार चाहती क्या है? पहले आपको बांटा अलग अलग किन्हीं कारणों से, अब PSU और उसको भी आपके दिमाग में एक घुसेड़ दी कि PSU को कर रहे हो, उन्हें मर जान दो, उन्हें फांसी हो जान दो, और आप जो है सुरक्षित हो। हैं? ये केवल भ्रमित करने की बातें हैं और केवल आपको बांटने वाली बातें हैं। मुझे तो लगता है वित्त विधेयक, अगर सरकार की नीयत सही है तो वित्त विधेयक को वापस ले लें, उससे कोई लाभ तो बतावे, और पेंशनर्स के विपरीत कार्यवाही के अलावा कोई और दूसरा लाभ बतावे। नहीं बता सकते। घुमा फिरा के ये प्रश्नों के उत्तर देंगे, घुमा फिरा के अपने वक्तव्य देंगे सोशल मीडिया पर या जो भी कहीं होगा, और हम लोग भ्रमित होते रहेंगे। ऐसा नहीं हो, सावधान हो जाइए। और केवल इतना ही नहीं है, लड़ाई तो आपको अभी और आगे लड़नी है। मैंने अभी प्रश्न बताया अपनी बात में ही, पेंशनर से पूछा भी नहीं गया। उत्तर प्रदेश से पेंशनर संगठनों ने भिजवाई है कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए। हमने भिजवाई है यहाँ से उत्तराखंड से, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में क्या क्या होना चाहिए। कई संगठनों ने, हमारे 2-3 संगठनों ने, हमने आपस में तालमेल करके वही प्रश्नावलियाँ रखी हैं। वो चीज़ें चर्चा होनी चाहिए, पेंशनर्स के लिए भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी। और 8वां वेतन आयोग ईमानदारी से उन पर मनन करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में शामिल हों। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में पेंशनर राजकीय पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण और महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, जो भी दूसरे दे और लाभ हैं, जो भी दे लाभ उनके उसमें आते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और 8वां वेतन आयोग अपनी संस्तुति दे, भारत सरकार को उसे छूट देनी चाहिए, और भारत सरकार को ये स्वीकार भी करना चाहिए कि हम जो 8वां वेतन आयोग रिकमेंडेशन देगा या संस्तुति करेगा, हम उसको मानेंगे। और हमारे पेंशनर संगठन, उनको भी आमंत्रित किया जाए। 8वां वेतन आयोग जब गठन हो जाएगा तो 8वां वेतन आयोग गठित कर हमें बुलावे पेंशनर संगठनों को, और उनकी बात सुने, उनकी भी बात को शामिल किया जाए अपने जो विचारणीय बिंदु हैं उनमें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं समझता हूँ शायद कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट हो गई हो। बाकी मेरे से समझदार और मेरे से वरिष्ठ लोग भी काफ़ी हैं, मैं उनका भी अनुसरण करता रहता हूँ, उनकी बातें भी जानता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों से कुछ बातें साझा की जाए। अच्छा लगेगा तो अच्छा है, और नहीं तो सब स्वच्छंद हैं। यही तो हमें संविधान हमारा देता है। आप अपने लिए स्वच्छंद हैं, मैं अपनी बात कहने के लिए। नहीं अच्छा लगेगी तो क्षमा चाहूँगा, अच्छा लगता है तो लोगों को भेजिए और लोगों को उत्साहित करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। ये मेरा अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ में आधे घंटे का वीडियो हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा इस लंबाई के लिए और पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।